हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से गुरुकुल उन्नति 9 to 12 चैनल पर। तो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों मैं आपका देव सर एक बार फिर से आ गया हूँ अपने प्यारे से चैनल गुरुकुल उन्नति पर, ठीक है, जो कि अभी हमने नया चैनल क्रिएट किया है आप सभी के लिए। इस साल के जो सभी छात्र हैं जो 9th में आ गए हैं इसी साल, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूँ, मैं बेहतरीन सी क्लास लेकर आया हूँ। और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा क्लियर कराऊंगा केवल एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये समझ लेना बेटा कि ये वन शॉट नहीं है, क्या है, गन शॉट है बेटा। क्या है बेटा? ये गन शॉट है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को सबसे पहले, ठीक है। साइंस का इंट्रोडक्शन देने से पहले देखो बेटा, साइंस का इंट्रोडक्शन मैं पहले आपको दे देता हूँ। साइंस क्या है आपकी, कितने चैप्टर हैं, कितना क्या कुछ है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर के बारे में, ठीक है बेटा। सुनो, अपने जो विज्ञान में 3 प्रकार से बांटा है। किस किस में? एक आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, ठीक है। 3 भागों में हमको पढ़ना है और कुछ पर्यावरणीय अध्ययन के भी पाठ दिए गए हैं, समझे बेटा, ठीक है। तो पहले जो है केमिस्ट्री दी गई है, यानी 1 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक आपकी केमिस्ट्री है। और दूसरे आपका चौथे यानी कि 5वें पार्ट से लेकर कम समथिंग 4 पार्ट हैं, तो वो भी किसके हैं? बायो के। फिर इसके बाद आपके फिजिक्स के, ठीक है। इन सभी पाठों को हमको क्लियर करना है। और 2 कुछ प्रबंधन के बारे में भी पाठ दिए गए हैं, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से वन शॉट में क्लियर करेंगे, ठीक है। आपका ये वाला वीडियो यूट्यूब के इतिहास में सबसे बेहतरीन वीडियो होगा, ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बेटा, जिससे हम लोग आपके लिए ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो आप सभी के लेकर आते रहें और मोटिवेट होते रहें। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को। तो बेटा हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट तो क्या है बेटा? हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोग NCERT की बुक लिए होंगे, उसमें पहला चैप्टर क्या है बेटा अपना? हमारे आसपास के पदार्थ। अब बेटा एक बात और क्लियर कर दूं मैं थोड़ी सी आपकी, कि जो भी बेटा यूपी हो, MP हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर NCERT लागू है वहाँ पर सभी चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सभी मतलब NCERT के बेस पर पढ़ाऊँगा। तो आप समझ लीजिए कि सभी के लिए उतना ही उपयोगी है जितना यूपी राज्य के लिए, ठीक है। तो बेटा सभी लोग बिना चिंता किए जुड़े रहिए हमसे और गुरुकुल उन्नति से, ठीक है। और इसी प्रकार अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। देखिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं ना, वो क्या करते हैं, अब उनका सिर्फ नाम ही रह गया है, क्योंकि वो पूरा कंटेंट कभी नहीं देंगे आपको। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपका पेड बैच कौन खरीदेगा फिर उनका। इसलिए आपको मैं एकदम रियल बता रहा हूँ क्या होता है कि यूट्यूब पर वो क्या देने आते हैं, आपका डेमो क्लास यानी कह सकते 3 वीडियो उन्हें दे दिए, और चौथे वीडियो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आपको नहीं देंगे। आपको क्या कर देंगे, उसके प्रति चस्का लगा देंगे, मतलब एक हिसाब से, जिससे आप उनका बैच खरीदें। लेकिन यहाँ पर आपको गुरुकुल उन्नति जो है फ्री में काम कर रहा है आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें और अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे सराउंडिंग्स इन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या कहेंगे बेटा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश मीडियम, यानी कि समझने में आप समझिए कि दोनों प्रकार से समझ पाएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले। चलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारी जो पहली हेडिंग है वो है पदार्थ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा? पदार्थ के बारे में, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा, इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट करूँगा तो समझाऊँगा क्या, ठीक है। तो आपको मैं जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की, उस पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। ये आप मेरे आपको मैं क्या करूँगा कि व्हाट्सएप के लिए आपको एक नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, तुरंत मेरे पास आएगा मैसेज, ठीक है। और मैं आपको जस्ट PDF सेंड कर दूँगा। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आप बोलें बेटा इसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा मैटर। क्या बोलते हैं?
मैटर। क्या बोलते हैं बेटा? मैटर। चलिए, तो आपने ब्रह्मांड में सभी प्रकार की वस्तुएं देखी हैं। क्या देखी हैं बेटा? सभी वस्तुएं देखी हैं। उनमें कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ तो होगा ही, जभी तो हमने उसे क्या कहा है बेटा? पदार्थ। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं या जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यानी कि छूकर, जैसे मार्कर है तो उसको हम छूकर अनुभव कर रहे हैं, बॉटल है उसको तो हम उसको छूकर महसूस कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं? जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर पाएँ, तो बेटा वही कहलाते हैं पदार्थ। क्या कहलाते हैं बेटा? वही पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पदार्थ कहलाते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उभयनिष्ठ या कॉमन तो होंगी ही, ठीक है। तो बेटा इसमें 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का पदार्थ होना है तो वो 2 चीज़ें फॉलो करेंगी हमेशा। एक तो बेटा एरिया कवर करेंगे, यानी स्थान घेरना। स्थान घेरना यानी कि आप इसे कह सकते हैं आयतन। क्या कहेंगे बेटा? आयतन। अब आयतन का सूत्र पढ़ा है सब लोगों ने। आयतन का सूत्र सब लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी पूरी सरफेस, यानी कोई भी कवर करेगा एरिया। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। तो बेटा स्थान घेरेगा। दूसरा क्या होगा बेटा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा बेटा? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है बेटा? द्रव्य का मान, द्रव्यमान, ठीक है। यानी वजन कह सकते हैं, यानी भार, ठीक है। कैसे कह सकते हैं बेटा इसे? वजन, ठीक है। तो बेटा स्थान घेरेगा और जिसमें वजन होगा वही आपका क्या कहलाएगा बेटा? पदार्थ। इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से यस या नो। क्लियर हो तो जल्दी, ठीक है बेटा। अब इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे हम कहें मार्कर, क्या है बेटा? एक पदार्थ है, ठीक है। हम बोले बेटा आपसे कि मेज क्या है बेटा? पदार्थ। टेबल, एक ही बात है बेटा, दोनों मेज और टेबल एक ही बात है, ठीक है। बॉटल या बोतल, ठीक है। ये सभी क्या है बेटा? पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ, यानी मैटर के अंतर्गत, ठीक है। तो जो बेटा जिसको एरिया कवर करेगा जो, और जिसमें क्या होगा? मास होगा, वो आपके लिए कहलाएगा पदार्थ। क्लियर है बेटा इतना? चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर मुझे ये तो बता दीजिए कि प्रकाश क्या होता है? क्या होता है प्रकाश? क्या प्रकाश पदार्थ है? आपसे पूछते हैं क्या प्रकाश पदार्थ होता है? ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा था तो अपने बैच में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला कि बेटा प्रकाश पदार्थ है, क्योंकि मैंने बताया था कि बेटा हम सभी लोग भी क्या हैं? पदार्थ हैं, ठीक है। तो एक लड़की के पिताजी का नाम था प्रकाश, ठीक है। तो क्या बोले? हाँ सर प्रकाश पदार्थ है, मेरे पापा का नाम है। मैंने बोला बेटा वो वाला प्रकाश नहीं, उजाले यानी कि धूप को, यानी प्रकाश पे, लाइट को प्रकाश कहते हैं, समझे? वो वाला प्रकाश, ठीक है ना बेटा? तो ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है। तो प्रकाश को बेटा क्या है? प्रकाश एक पदार्थ नहीं है, लेकिन उस लड़की का पापा है प्रकाश। क्या है? उस लड़की का पापा क्या है? प्रकाश, वो पदार्थ है, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो प्रकाश जो है बेटा इसमें क्या होता है? ये स्थान तो घेरता है, स्थान घेरता है, लेकिन बेटा स्थान घेरता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। तो बेटा 2 शर्तें थी पदार्थ होने के लिए, स्थान भी घेरना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो बेटा एक साथ पूरी कर रहा है? नहीं होगा। क्या होगा बेटा? नहीं होगा। प्रकाश पदार्थ नहीं होगा। क्लियर है? तो प्रकाश की डेफिनेशन आपका पदार्थ की डेफिनेशन लिख लेना बेटा, कि जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उसी को बेटा क्या कहेंगे? हम पदार्थ। और अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अनुभव कर पाते हैं। अब ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी क्या है बेटा? ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमें बोध कराती हैं किसी चीज़ का, उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा प्रकाश समझ में आया कि नहीं? अब आप लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के कणों की विशेषताएं। क्या देखेंगे बेटा? पदार्थ के कणों की विशेषताएं। क्लियर? पदार्थ के कणों की विशेषताएं। आपको पता है कि सर प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पता है सर? ठीक है, हाँ। तो बेटा प्रत्येक पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से, छोटे छोटे कणों से, ठीक है ना। जैसे आपने रोटी देख ली,
आपने आटा लिया तो आटे में क्या है, छोटे छोटे कण होंगे कि नहीं, वो भी एक पदार्थ है। आई बात समझ में। तो बेटा क्या होता है, पदार्थ के इन कणों की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आप कहेंगे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से, कणों से। ठीक, उन कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इंग्लिश में से कहेंगे बेटा तो क्या कहेंगे, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी पदार्थ की कणों की विशेषताएं। ठीक है, तो बेटा पहले पदार्थ को हम डिफाइन करें। यहाँ पर पदार्थ लिखेंगे, पदार्थ का कण बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई पदार्थ है, ये क्या है उसके बेटा, छोटे छोटे कण हैं। क्या है बेटा, उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से कण हैं। क्या है बेटा, कण हैं। क्लियर है। ठीक है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको। हाँ, तो बेटा यह पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यही मैंने बताया। ठीक, तो इन कणों की पहली विशेषता देखेंगे बेटा, तो पहली आती है गतिज ऊर्जा। क्या आती है बेटा, गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और तीसरी वाली क्या होगी, तीसरी वाली क्या होगी बेटा, अंतर आणविक रिक्त स्थान। अंतर आणविक रिक्त स्थान या खाली स्थान, रिक्त स्थान। क्लियर, अंतर आणविक रिक्त स्थान। ठीक है, तो बेटा कैसी कैसी विशेषताएं सुनो। गतिज ऊर्जा कैसे, तो बेटा प्रत्येक पदार्थ के कण या प्रत्येक पदार्थ के अणु लगातार गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं बेटा। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं किसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच क्या पाई जाती है बेटा, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। प्रत्येक पदार्थ के कणों में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ के कण क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, जिसके कारण कणों में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। दूसरी बात सुनो, स्थितिज ऊर्जा कैसे, तो प्रत्येक पदार्थ के कण क्या कहते हैं, एक अपनी तरफ खींचा, दूसरे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, आकर्षित, जिसके कारण उनके पदार्थ के कणों के बीच क्या पाई जाती है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फिर आती है बात अंतर आणविक रिक्त स्थान की। किसकी, अंतर आणविक रिक्त स्थान की। अब ये क्या चीज़ है भैया, तो बेटा ये खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, देखो ये वाला खाली स्थान, इनको क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर आणविक रिक्त स्थान। इसी खाली स्थान को, प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, अंतर आणविक रिक्त स्थान। नोट कर लीजिए जल्दी इस चीज़ को, जल्दी से फटाफट, फिर हम और आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, बोर नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब बेटा बात आती है किसकी, पदार्थ का वर्गीकरण की। किसकी बेटा, पदार्थ के वर्गीकरण की। नोट करते रहना, पदार्थ के वर्गीकरण की। किसकी बेटा, पदार्थ के वर्गीकरण की। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा कि जैसे पानी है किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। बर्फ किस अवस्था में है, तो बेटा ठोस अवस्था में। भाप किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। मित्रों तो कैसे हमने किस प्रकार से बांटा आप इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो बेटा क्या करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है उसे हम दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बेटा, दो प्रकार से। पहला होता है भौतिक आधार पर। कितने, कौन से आधार पर बेटा, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। मेरे साथ दोहराते चलना, कितने आधार पर, भौतिक आधार पर। दूसरा रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। ठीक, अब समझो बात,
कि बेटा भौतिक आधार यानी क्या होता है, जो हमें दिखाई दे सामने से, जो हमें दिखाई दे सामने से। सुनो, जैसे कि रंग, रूप, अवस्था, ठीक, क्लियर। सुनो, रासायनिक आधार कैसे सर, गुण धर्मों के आधार पर, गुण धर्मों के आधार पर। इसे कह सकते हैं आंतरिक गुणधर्म, आंतरिक गुणधर्म, क्लियर। समझो, रंग रूप अवस्था कैसे कह दिया आपने, बर्फ हमें दिखती है ना बेटा कि ठोस अवस्था में है, पानी हमें दिखता है ना द्रव अवस्था में है, क्लियर। तो ये भौतिक रूप में है, रंग रूप आकार ये सभी हमको दिखता है बेटा, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, समझे। चलो, तो भौतिक आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया बेटा हमने 3 प्रकार से, ठोस, द्रव, ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, सॉलिड, इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड, यानी कि आपका द्रव तो क्या बोलेंगे, लिक्विड, दूसरा वाला, ठीक, और तीसरा गैस, गैस को इंग्लिश में गैस बोलेंगे सर, ठीक है, अच्छी बात है सर, बोलते हैं गैस, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, हमने 3 के बारे में तो देख लिया, अब बेटा 2 अन्य अवस्थाएं जो अभी अभी एनसीईआरटी में जुड़ी थी, ठीक है, तो कौन कौन सी हैं बेटा, एक होती है प्लाज्मा, एक होती है क्या, प्लाज्मा, और एक होती है आपकी बीईसी, क्या होती है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बेटा इनको पहले हम लोग क्या कहेंगे, तुलनात्मक रूप में हम इसको 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे, 2 नए अवस्थाओं को हम बाद में पढ़ेंगे। तो चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा, और 5वीं कौन सी है, बीईसी, समझिए। अब रासायनिक आधार पर क्या है बेटा, तो बेटा 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, क्लियर, अशुद्ध पदार्थ, ठीक। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है बेटा, यौगिकों को रखते हैं, इसमें मिश्रणों को रखते हैं। अब बात समझना बेटा, देखो हमारा दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ना है बेटा, पदार्थ की। तो वो हम किसमें पढ़ने वाले हैं, 2nd चैप्टर में। पहले इसी चैप्टर में हम सब इसका अध्ययन करना है, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए बेटा इधर नोट कीजिए, फिर इसको देखते हैं, ठीक। जब कि शॉर्ट नोट्स टाइप के एक मैप टाइप का बन जाएगा आपके दिमाग में, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अब देखते चले जाना, आप एक टाइम ऐसा आएगा आप जब कहेंगे कि सर इतना बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, वाह मज़ा ही आ गया, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने में अलग अलग बात होती है, समझ रहे हैं ना सर। चलिए तो बेटा हम देखते हैं ठोस, एक तरफ लिखना ब्रैकेट बना के, दूसरे ओर लिखना बेटा द्रव, तीसरी ओर लिखना बेटा गैस। देखो बेटा ए मेरे हाथ में नहीं है, ए मैं सीधी टेढ़ी जैसे भी खींचूं, बस आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, समझ रहे हैं ना। चलो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास फीट नहीं है, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं है, कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए लेकिन समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूँ आपको। चलिए तो बेटा पहले हम लोग इसमें देखते हैं, पहली चीज़ हमारी क्या रहेगी, आकृति या आकार। बात एक ही होती है बेटा, याद रखना, आकार। दूसरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयतन। तीसरी बात संपीड्यता, संपीड्यता। चौथी बात ताप का प्रभाव। चलो बेटा थोड़ी सी लाइट चली गई थी, ठीक है, फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक। हाँ तो बेटा हम क्या देख रहे थे, इसमें क्या देखेंगे, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव,
पॉइंट लिखते चलना, फिर समझाते इकट्ठा। प्रसार यानी बहने का गुण, एक ही बात है। छठवां, एक चीज़ में अब क्या रह गई बेटा, घनत्व। क्या रह गई है, घनत्व। क्या रह गई बेटा, घनत्व। ठीक है, घनत्व। ओके तो 6 चीज़ें और 6 पॉइंटों को हमको क्लियर करना है। तो ठोस का पहले हम यहाँ पर चित्र थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दें, इसको ध्यान से देखना, इस बॉक्स को। समझो, चलिए अब बात आती है बेटा आकार के बारे में। सबसे पहले हमको देखना है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ठोस द्रव गैस का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो बेटा कि जब ठोस है, द्रव है और गैस है, ठोसों का आकार कैसा होगा, बताओ मेरे मित्र, कैसा होगा ठोसों का आकार, कैसा होगा। ठोस तो आपने देखा है, बर्फ आपने देखी है कि नहीं, आपने गुम्मा देखा कि नहीं देखा है, बताओ। गुम्मा देखा कि नहीं देखा, बताओ। गुम्मा यानी आप कह सकते हैं ईंट। ठीक है, तो ईंट का आप आकार, ईंट को आप चाहे जिस भी बर्तन में रख दो, चाहे जहाँ पर भी रख दो आप, वो किस में रहेगा, वो अपनी आकृति नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो बेटा आकार कैसा होगा ठोसों में, निश्चित होगा। कैसा होगा, निश्चित। इसे इन्हें किसी भी माध्यम में रखने पर वह उसी आकार में रहेगा। क्लियर है। अब बात समझो दूसरी, यहाँ पर इसी प्रकार द्रव की समझो। जैसे हमने पानी लिया बेटा, वो पानी उठाना वहाँ से, हाँ, तो बेटा ये है पानी। देखो कोका कोला लिखा है, कोका कोला की बोतल है लेकिन इसमें पानी है। ठीक है, दिखा रहा होगा, वो तो लाल कलर की होती है। तो बेटा ये पानी दिख रहा है ना आपको, ये पानी देखो, अभी इसे हम बोतल में डाले हुए हैं, तो बेटा क्या है इसमें कि ये बोतल का रूप लिया हुआ है, मतलब बोतल का आपका रूप लिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे अपने क्या करेंगे, इसे अपने हाथ पर ऐसे डालेंगे तो हाथ पर वैसे ही फैल जाएगा। देखो हाथ पर भी कैसा हो गया आपका, उसका रूप ले लिया। क्लियर। तो क्या होता है बेटा कि हम द्रव को किसी भी बर्तन में डालें या किसी भी माध्यम में रखें तो वो उसी प्रकार का रूप ले लेता है, यानी इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है बेटा, आकार अनिश्चित होता है। क्लियर है, अनिश्चित होता है। ठीक, चलो फिर बात आती है गैस की। तो अब बेटा मुझे ये बताओ, जैसे एक छोटे से बॉक्स में हम क्या करें, गैस भर दें, उसका आकार ले लेगा। एक बड़े से घर में अगर कमरे में हम लोग क्या करते हैं, गैस भर दें, उसका आकार ले लेगा। जिस टाइप का चाहे उस प्रकार का आकार ले लेगा। ठीक है ना। तो बेटा इसका भी आकार कैसा होगा, गैस का अनिश्चित होगा। कैसा होगा बेटा, अनिश्चित, यानी कि एक प्रकार, यानी एक ही रूप में नहीं होगा, अलग अलग आकार में हो जाएगा। फिर बात आती है बेटा किसकी, आयतन की। किसकी बेटा, आयतन की। आयतन क्या होती है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप कहेंगे यानी 2 डायमेंशनल कोई भी चीज़ है ना, तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल नापते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपका 3 डायमेंशनल है, यानी कि आपका जैसे घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं, ऊंचाई को हम लोग मोटाई भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरा एरिया मापते हैं हम लोग, पूरा एरिया मापते हैं। किसके लिए, किस में मापते हैं, घनत्व, सॉरी क्या, किस में मापते हैं, आपका घनाभ जैसे आकृतियों में। ठीक है, तो बेटा हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इसका जो आकार होता है, ठोस का आकार, वो कैसा होता है बेटा, ये भी निश्चित होता है। क्योंकि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मापे हम, तो हमें वैसा ही आकार, जब आकार सेम तो आयतन भी आपका सेम होगा, क्योंकि जो चीज़ जैसी की है उतनी लंबाई, उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही ऊंचाई में आपको मिलेगी। ठीक है, आप चाहे इसे किसी भी बर्तन में रख दें। ठीक है, ठोस के बारे में इतना समझ में आया। तो ठोस का आकार बात दोनों कैसे होते हैं बेटा, निश्चित होते हैं। द्रव का समझो, द्रव का आयतन, कोई वस्तु, जैसे कोई द्रव क्या है आपके पास, जैसे मान लो 1 लीटर कोई द्रव है, 1 लीटर द्रव है तो वो 1 लीटर ही रहेगा।
ठीक है। अब आप किसी भी बर्तन में इसको डाल दो, उस टाइप का रूप ले लेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसी टाइप से, फिर कैलकुलेशन में गुणा होगा तो भी क्या हो जाएगा बेटा, आयतन क्या होगा, कैसा होगा, निश्चित होगा। आयतन बेटा कैसा होगा, निश्चित होगा। कैसा होगा बेटा, निश्चित होगा। क्यों होगा निश्चित, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है आगे, गैस का आयतन कैसा होगा सर। तो गैस में क्या होता है, गैस कैसा है, सुनो, गैस एक आवारा टाइप इंसान, वो नहीं मानेगा, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, जो गैस होता है ना, एक छोटे से, जैसे मान लीजिए एक छोटे से बॉक्स में हम क्या लगा दें, धूप बत्ती लगा दें, समान रूप से फैल जाएगी गैस। हम इतने बड़े कमरे में भी धूप बत्ती लगा दें तो उसके अणु हर जगह फैल जाएंगे, यानी हमें किसी भी कोने में हम चले जाएं तो हमें सुगंध ही मिलेगी, ठीक है ना बेटा। तो इसका गैस का जो आयतन है वो किसी भी आयतन में आ जाता है, मतलब बड़े से बड़े आयतन में भी आ जाएगा, छोटे छोटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं बेटा, अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित। इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बेटा हाँ ही बोलेंगे आप, मुझे पता है। चलिए, अब संपीडितता है बात। भाई संपीडितता क्या होती है, संपीडितता को बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी किसी चीज़ को दबाना, यानी प्रेस करना, ठीक है। किसी चीज़ को दबाना है या प्रेस करना, ठीक है। तो अब बेटा हमें ये बताओ कि संपीडितता, ठोसों में संपीडितता सबसे अधिक होगी कि द्रव में होगी कि गैस में होगी। अब समझते हैं। ठोस जैसे कि ईंट लेगी, हमने क्या क्या किया, ईंट हमने लिए हाथ में, समझ लो, एज्यूम करोगे इस हाथ में क्या है, ईंट है। अब इस हाथ में जो ईंट है ना, उसको अगर हम लोग दबाने की सोचें, दब पाएगी, ज़्यादा नहीं दब पाएगी, यानी नाव मत दब पाएगी, यानी नगण्य, ठीक है। तो बेटा जो संपीडितता होती है वो कैसी होती है, नगण्य या सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, यानी कि दबाव क्षमता या दबा पाना मुश्किल रहता है थोड़ा, ठीक है। तो सबसे कम होती है, यानी इसमें प्रेस की क्षमता क्या होती है, सबसे आपका कम होती है, ठीक है। तो संपीडितता कैसी होगी ठोसों में, नगण्य या सबसे कम, ठीक है। अब द्रव में कैसी होगी, तो बेटा द्रव को हम लोग दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, बोलो बेटा यस, दबा सकते हैं। गुब्बारे में आप पानी को भर लेना, दबा सकते हैं, उसको प्रेस करेंगे दब जाएगा, हाँ बेटा दब जाएगा। तो बेटा क्या होता है इसमें, ठोसों से अधिक होती है, ठोसों से अधिक होती है, ठोसों से अधिक होती है, क्लियर है। तो बेटा संपीडितता द्रवों में कैसी होती है, ठोसों से अधिक, और गैसों में सबसे अधिक होती है। गैसों में दबाव क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि हम ज़्यादा उसको दबा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक किसमें होगी बेटा, कंप्रेसिबिलिटी गैसों में, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, हाँ। चलिए अब बात आती है बेटा ताप का प्रभाव। तो बेटा ताप का प्रभाव समझो इस प्रकार, जैसे किसी चीज़ को बेटा हम ताप देते हैं, क्या करते हैं, ताप देते हैं, तो क्या होता है, जो पदार्थ के कण हैं बेटा वो दूर दूर भाग जाते हैं, बिल्कुल, यानी पदार्थ क्या होता है, फैलने लगता है। तो बेटा क्या होता है, ताप का प्रभाव में क्या होगा, ठोसों में क्या होगा, ताप का प्रभाव क्या होंगे, कम फैलेंगे, सबसे कम। कैसा होगा फैलाव, सबसे कम। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे कम होगा। द्रवों में ठोसों से अधिक, और गैसों में सबसे अधिक। मतलब कि अगर हम ताप देंगे गैस को तो वो क्या होगी, सबसे अधिक फैलेगी, ठीक है, सबसे अधिक। और द्रवों को देंगे, द्रव के अणु भी फैलेंगे, ठीक है, कितने, कैसे, ठोसों से अधिक फैलेंगे, ठीक है। और ताप का प्रभाव में सबसे कम होंगे, क्या, ठोस के अणु या ठोस के आपके कण क्या होंगे, सबसे कम दूर दूर होंगे ठोसों में, क्लियर है। चलिए अब बात आती है प्रसार के बारे में। तो बेटा प्रसार क्या होते है, किसी चीज़ का फैलाव। प्रसार को हम लोग क्या बोलते बेटा, पता है, समझो बात हमारी। बुंदेलखंड में हम बोलते बेटा प्रसार को पसारबो, क्या बोलते हैं, पसारबो, ठीक है। तो समझो बात, ठीक है। प्रसार का मतलब पसारबो, यानी कि फैलाव, ठीक है। तो फैलाव कैसा होता है समझिए। तो बेटा जो प्रसार है बेटा ठोसों में क्या होता है, नाममात्र या नगण्य होता है। क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। प्रसार कैसा होता है, फैलाव सबसे कम। और द्रवों में बेटा तो कहेंगे हम लोग ठोसों से अधिक होता है, ठोसों से अधिक होता है। कैसे, समझिए मेरी बात। और एक निश्चित दिशा में बहने का गुण होता है, ये भी साथ लिखना, क्योंकि निश्चित दिशा में बहने का गुण होता है, निश्चित दिशा में
बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। क्लियर? चलिए, मतलब कैसे, सुनो, द्रव में जिस तरफ ढाल होगी बेटा उसी तरफ द्रव बह जाएगा, पानी उस तरफ बह जाएगा, कोई भी द्रव होगा उस तरफ बह जाएगा जिस तरफ ढाल होगी, तो निश्चित दिशा में ही तो बहता है। हाँ चलिए, इसी प्रकार आपका ये गैस होती है, तो गैस क्या होती है बेटा, इसमें प्रसार क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है क्या, और सभी दिशाओं में निश्चित रूप से बहने का गुण होता है, सभी दिशाओं में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, मतलब आप अगरबत्ती लगाएंगे अगर, तो बेटा वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, किसी भी कोने में चले जाना आप, वहाँ पे आपको उसकी खुशबू आएगी, और द्रव को आप डाल देंगे तो जिस तरह बेटा ढाल होगी केवल उसी दिशा में बहेगी। क्लियर है? चलिए अब आती बात घनत्व की। तो घनत्व बेटा क्या होता है समझिए, जिसमें कण बेटा पास पास होंगे उस चीज़ का घनत्व कैसा होगा, सबसे अधिक होगा। जिसमें घनत्व थोड़े दूर दूर होंगे उसका घनत्व थोड़ा कम होगा, और जिसमें घनत्व, जिसमें यानी कण क्या होंगे पदार्थ के या गैस के कण कैसे हैं, दूर दूर हैं, उसमें क्या होगा, घनत्व सबसे कम होगा। यानी कि अगर हम कहें आपसे कि बाल में जो आपके सर पर बाल हैं उसका घनत्व अधिक है कि आपके हाथ पर जो रोम जमे हुए हैं उसका घनत्व सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे मित्र कि हमारे सर के बालों का घनत्व सबसे अधिक है कि वो ज़्यादा पास पास हैं, यानी कि ज़्यादा कण पदार्थ को समझिए, एज्यूम करिए कण। ठीक है, तो बेटा जो पदार्थ जो आपके बाल है ना, तो बाल क्या है पास पास है ज़्यादा, तो यानी इसमें घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और यहाँ पे हाथ के रोम है आपके, उसमें घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा, और सबसे अधिक कहाँ पर होगा, बालों पर। क्लियर? चलिए, तो घनत्व सबसे अधिक किस में होगा, ठोसों में। सबसे अधिक किस में होगा, ठोसों में। आप देख रहे होंगे ऊपर, देखो ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है, ये देखो पास पास है ठोसों के कण के, नहीं, हाँ बोलो सबसे अधिक होगा। इसमें दूर दूर है थोड़े, तो आप क्या कहेंगे, ठोसों से, ठोसों से, ठोसों से कम, ठोसों से कम। और इसमें क्या होगा बेटा, सबसे कम, क्योंकि दूर दूर है बेटा, दूर दूर है बेटा, समझे, दूर दूर है। चलिए, इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, और फिर हम लोग प्लाज्मा और बीईसी के बारे में देखते हैं। चलिए, नोट करो बच्चा लोगों, चलिए तो अपन को अब क्या देखना है बेटा, हम लोगों ने ठोस द्रव गैस के बारे में तुलनात्मक अध्ययन देखा, और हम लोग देखेंगे बेटा प्लाज्मा अवस्था के बारे में। किसमें बेटा, प्लाज्मा अवस्था के बारे में, प्लाज्मा अवस्था के बारे में, प्लाज्मा अवस्था के। लिखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है बेटा, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या है सर, आपने सूर्य देखा है, सूर्य में जो धड़कता हुआ ईंधन है वो क्या है बेटा, प्लाज्मा अवस्था। क्या है, प्लाज्मा अवस्था। हम कहेंगे कि सबसे गर्म अवस्था क्या है बेटा, प्लाज्मा अवस्था। सबसे गर्म अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। तापमान कितना होता है इसमें, 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समझ लो, समझ लो बेटा, क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चलिए, दूसरा पॉइंट इसमें बताएं, इसमें पदार्थ का आयनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, आयनाइजेशन, यानी इसको हम लोग बोलेंगे चिथड़े उड़ना। क्या बोलेंगे, चिथड़े उड़ना या आयनीकरण, चिथड़े उड़ना। इसमें पदार्थ के कणों के चिथड़े उड़ जाते हैं। समझ में आया बेटा, चिथड़े उड़ जाते हैं, तो इसके क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन हो गया किसी चीज़ का। चिथड़े उड़ जाना यानी आयनाइजेशन हो जाना, आयनीकरण हो जाना। ठीक है, क्लियर। चलिए,
तो बेटा एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे आप, तारों का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा, कहना हाँ। चलिए सर, अब आपकी पांचवी अवस्था बता दीजिए हमें, जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो बेटा बहुत ही BEC, ये अन्य अवस्थाएं हैं बेटा, याद रखना इस बात को। यानी आप कहेंगे इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए, तो बेटा इसके बारे में हम लोग थोड़ी चीज़ें जो समझते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? कंडेंसेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को पास पास लाना। जब कण पास पास आएंगे यानी पदार्थ क्या होगा, ठंडी अवस्था में होगा। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि सबसे ठंडी अवस्था कौन सी है बेटा? सबसे ठंडी अवस्था तो आप कहेंगे BEC, सबसे ठंडी अवस्था BEC। अपने काम की जो अवस्था है बेटा केवल 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। ये सभी किसके, जो साइंटिस्ट हैं उनके काम की ये सारी अवस्थाएं, दोनों चीज़ें, प्लाज्मा और BEC। ठीक, अपने काम की नहीं है, समझे क्या? हाँ, तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, आपको उतना ही बताएंगे। ठीक, तापमान कितना होगा बेटा? 273 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग बोलते हैं परम ताप या परम शून्य तापमान। इससे नीचे तापमान असंभव है। क्या है बेटा? असंभव है। तो सबसे ठंडी अवस्था कौन सी है? BEC। क्या है बेटा? BEC। इसको इतना ही याद रखना है बस। क्लियर? चलो, अब हम लोग जल्दी से एक चीज़ और देखते हैं, जल्दी से त्रिक बिंदु। क्या देखते हैं बेटा? त्रिक बिंदु। क्या देखते हैं? त्रिक बिंदु, यानी हम इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। चलो समझते हैं इसको जल्दी से फटाफट। त्रिक बिंदु क्या होता है? तो बेटा क्या होता है त्रिक बिंदु, समझिए। दिख रहे हैं हम, दिख रहे हैं कंप्यूटर में होता है, कितने दिख रहे हैं? कोई बात नहीं। त्रिक बिंदु क्या होता है? ऐसी स्टेट जिसमें क्या होगा बेटा, पदार्थ जो रहेगा ना वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। ऐसी अवस्था जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पदार्थ पाया जाए, उसको बोलते हैं बेटा क्या हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट, यानी कि त्रिक बिंदु। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ये क्या है, आपकी कटोरी है, इसमें आपने क्या किया, बर्फ़ जमाया। तो बर्फ़ के कुछ टुकड़े होंगे। ठीक है, जब आप हम लोग इसको फ्रीजिंग करेंगे उसमें गैस वगैरह भी निकलती है कभी कभी। ठीक है, और कुछ पानी भी द्रव रहता है। ठीक है, तो बेटा ये तीनों अवस्थाओं में हमको मिल जाता है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जब हमें तीनों अवस्थाओं में पदार्थ तीसरों अवस्था में एक साथ मिल जाए उसी को हम बोलते हैं बेटा त्रिक बिंदु। क्लियर है ना इतनी बात? चलो बता देना जल्दी से। और इसका जो तापमान होता है बेटा त्रिक बिंदु का किसके जल के लिए -273.16 केल्विन। इसको याद रखना थोड़ा सा। तो ये होती है आपकी क्या, 273.16 केल्विन क्या होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, जिस पर ये आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्या? जल। ठीक है, जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हमने 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और सारी चीज़ें अपन लोगों ने देखी अच्छी तरह से। अब हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब आप लोग भी देखना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। क्या पढ़ाना चाहते हैं? अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग अवस्था के बारे में, यानी पदार्थ को बदलेंगे बेटा, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, यही करते रहेंगे, यही है अपना ज़िंदगी। चलो देखते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, देखो मैं ज़्यादा मजाक कर नहीं पाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है मजाक करना। ठीक है, तो आप ऐसा मतलब समझिएगा कि पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा लूँगा अच्छी तरह से आप लोगों को। चलिए, अवस्था परिवर्तन यानी कह सकते हैं चेंज इन स्टेट्स। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहेंगे बेटा? वह क्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना।
दूसरी अवस्था में बदलना। दूसरी अवस्था में बदलना, समझो, दूसरी अवस्था में बदलना। जब पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना होता है तो कुछ ना कुछ ताप की जरूरत होती है, निश्चित ताप। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है बेटा? अवस्था परिवर्तन। अवस्था का बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है, सीधी सी तो बात है। ठीक है, अब अवस्था परिवर्तन कई प्रकार से होता है। जैसे ठोस है हमारा तो भैया वो गल जाए, उसका मन बदल गया, नहीं मुझे, मैं तो बर्फ था, मैं तो पानी बन जाऊंगा, मैं तो पानी बन जाऊंगा, मैं तो पानी बन जाऊंगा। उसके बदलने का मन किया, वो बदल गया, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, बदल लेना, वो तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बेटा इस प्रकार हम लोग समझते हैं। देखो अब सारी अवस्थाएं जितने परिवर्तन होते हैं वो सारी हम एक बार में क्लियर करेंगे। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो बड़ा बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। अवस्था में परिवर्तन तो ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव से गैस में बदल सकता है। ठीक है, किसी भी अवस्था में बदल सकता है। तो अवस्था परिवर्तन में क्या होता है? जैसे गलन तथा गलनांक, गलन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, द्रवण, और आपका ये क्या बोलते हैं इसका, द्रवण के बाद हिमीकरण, हिमांक, ये सभी हम लोग इसी में देखने वाले हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा सर। चलिए, जैसे ठोस को हमने गर्म किया तो बेटा किस में बदला? द्रव में बदला। पानी को हमने गर्म किया तो किस में बदला बेटा? सॉरी, पानी को हम कह रहे हैं ना, बर्फ को गर्म किया। बर्फ को हमने गर्म किया तो वो पिघल गया भैया, तो वो बदल गया किस में? द्रव में। किस में बदल गया बेटा? द्रव में, यानी पानी में बदल गया। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे गलन। क्या बोलेंगे बेटा? गलन। इंग्लिश में बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे बेटा? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। चलिए, और बेटा इसी जिस ताप पर वह बदला है, मतलब बर्फ पानी में बदली है, उसी को बेटा बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। क्लियर है? कहना हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? द्रव को गैस में बदलना है सर। द्रव को गैस में बदलना है तो द्रव को फिर हमने गर्म किया तो किस में? गैस में बदल दिया। उसको बोलेंगे बेटा क्वथन। क्या बोलेंगे? क्वथन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉयलिंग। क्या बोलेंगे? बॉयलिंग। और जिस ताप पर वो बदलता है ना, उसको बेटा बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक। क्या बोलेंगे बेटा? क्वथनांक। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? जल का। कैसे? शुद्ध जल का। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब बात आती है बेटा गैस से द्रव में बदलने की। गैस से द्रव में बदलने की। तो गैस को ठंडा करते हैं तो बेटा द्रव में बदल जाता है कि नहीं? गैस को हम लोग ठंडा करेंगे, द्रव में बदल जाता है कि नहीं? बेटा आप ये बताओ, जैसे ये बॉटल है, इसमें ठंडा पानी रखा हुआ था। कैसा रखा था? ठंडा हुआ पानी। ठीक है, तो इसके बाद अब इसमें क्या था बेटा? इसमें आपका संघनन वाली क्रिया याद रखना। तो इसमें क्या था कि बाहर तो कोई पानी की नहीं थी सतह, ना कोई पानी था, ना ये लीक कर रही थी। लेकिन इसकी जो पानी जो बाहर जो बूंदें आई हैं वो क्यों आ गई हैं? पानी की बूंदें तो बेटा कैसे आ गई? पानी लीक नहीं कर रही थी वाटर। क्या हुआ? जब ये पानी अंदर ठंडा था तो आसपास की जो एयर है वो डायरेक्ट इसमें टच हुई ना जिस प्रकार से, तो क्या हुई? गैस किसी ठंडी हो गई। गैस भी कैसे हो गई? ठंडी हो गई। गैस का भी टेम्परेचर गिर गया तो किसमें बदल गया? पानी की बूंदों में। इस क्रिया को बेटा बोलते हैं हम लोग संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? द्रवण। क्या बोलते हैं? द्रवण। दैट्स क्लियर। चलो, अब बेटा बात आती है कि हमने द्रव को ठंडा कर दिया। द्रव को कर दिया बेटा ठंडा, तो बताओ जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो बेटा वो जमेगी ना। क्या बोलेंगे उस क्रिया को? हिमीकरण। क्या बोलेंगे? हिमीकरण। हिमीकरण। इंग्लिश में से बोलते हैं संघनन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसको हिमीकरण को क्या बोलते हैं? फ्रीजेशन, यानी फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है, और इसकी जो ताप होगा वो क्या होगा? हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट।
और बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और आपका क्या क्या कंडेंसेशन, और इसको क्या बोलेंगे बेटा हिमीकरण को फ्रीजिंग, और इसको हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर इतनी सारी बातें? वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होना है सभी चीज़ें। चलिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल क्या हो जाता है, जम जाता है, अपनी किसी अवस्था में चले जाता है, ठोस अवस्था में चला जाता है। अगर पानी को हम लोग ठंडा करेंगे, क्लियर है, चलो ठीक है। ठोस को हमने गर्म किया, वो सीधा गैस में बदल गया। अब इसको क्या कहेंगे सर? आपने नाम सुना है ऊर्ध्वपातन का, किसका? ऊर्ध्वपातन का। इसको बेटा बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस का सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है बेटा? ऊर्ध्वपातन। जब ठोस को गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बदल जाएगी, उस क्रिया को हम लोग बेटा बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन। इस ऊर्ध्वपातन की आपके समझो कि ऊर्ध्वपातन कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन होते हैं जिनमें कपूर होता है, नौसादर होता है क्या होता है बेटा? नौसादर होता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कर देते हैं वो किस में बदल जाती है? शुष्क बर्फ में। किसमें? शुष्क बर्फ में। और शुष्क बर्फ में जब बदल जाती है तो बेटा जब वो क्या होती है, हम उसको क्या कहते हैं, ताप देते हैं, तो बेटा वो सीधे गैस में बदल जाती है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ भी यहाँ पर लग सकते हैं हम लोग CO2 की जगह। चलिए, तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन है? कपूर, नौसादर और CO2। यानी कपूर को आप जब जलाते हैं तो सीधा गैस में बदलता है, द्रव में ना बदल कर किस में बदलता है? ठोस, सीधे गैस में। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन इस क्रिया को। चलिए, तो बात आती है अब गैस का किस में बदल जाना बेटा? गैस का ठोस में बदल जाना। मतलब गैस को हमने ठंडा किया तो ठोस में बदल जाते हैं। कैसे? सुनो कपूर इसमें बदल रहा। अब CO2 को मान लो मैंने गर्म कर दिया, मतलब सॉरी CO2 को हमने क्या कर दिया बेटा? ठंडा कर दिया। तो क्या हुआ? वो शुष्क बर्फ में बदल गई। किस में बदल गई? शुष्क बर्फ में। किस में बदल जाएगी बेटा? शुष्क बर्फ में। शुष्क बर्फ में CO2 को CO2 को ठंडा करेंगे तो शुष्क बर्फ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? शुष्क बर्फ में। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। यानी कोई चीज़ का जमा करना। गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया हम लोग क्या कहते हैं? इसको निक्षेपण कहते हैं। और क्लियर बेटा? थम्स अप कर देना जल्दी से, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलिए, क्लियर है? तो ये सारी आपकी जितनी भी अवस्थाएं परिवर्तन होती है मैंने एक चित्त में आपकी क्लियर करवा दी। देखिए आप, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में आगे। ठीक, तो चलो, देखो भाई, कंजूसी मत करना नोट करने में, ठीक है ना? और लाइक करते रहना, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करते रहना, समय समय पर जगाते रहो, भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो। एंड टाइम पर आ जाते हो तुम लोग, सर कुछ बता दो इम्पोर्टेंट। पूरे साल पढ़ा नहीं, इम्पोर्टेंट बता दो इनको। चलिए, अब बात आती है बेटा किसके बारे में? किसके बारे में आती है बात? तापमान की इकाइयों के बारे में। किस में आती है? तापमान की इकाइयाँ, क्योंकि इसमें जो चैप्टर में आपको वही सब पढ़ना है। तापमान की इकाई, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाई। तो बेटा वैसे तो बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वही पढ़ेंगे बेटा। डिग्री सेल्सियस सभी लोग परिचित होंगे बेटा। और ये क्या होता है? केल्विन। ये ताप का SI मात्रक है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों के बीच क्या होता है संबंध? K बराबर C प्लस 273। K बराबर C प्लस 273। K बराबर C प्लस 273। इसी पे आधारित आपके सवाल आएंगे। जैसे वो कहेगा कि 225 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। 225 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो, तो बेटा क्या करेंगे? K बराबर C प्लस 273, ठीक है। C की जगह हम लोग क्या करेंगे? 225, जो C के साथ है वो C है आपका, 225 लिख दिया, प्लस 273 लिख दिया, और K यहाँ पर K रख दिया। केल्विन में बदल रहे हैं चूँकि,
तो बेटा 225 से 273, 5 और 3 8 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, और 2 2 4 हो गए। 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 2 4। तो आपका केल्विन में कितना आ गया? 498 मान। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि 222 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। 222 केल्विन, केल्विन के की जगह आप 222 लिख देना। C प्लस 273, C रख दो 222 माइनस 273, घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 7 में 2 गया 5, 2 में 2 गया 0, माइनस के 51 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में आ गया मान। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो क्लियर है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके इस चैप्टर में सवाल आने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको चूँकि हम लोग जल्दी से अब साफ करते हैं, इरेज करते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमको पूरा वीडियो जल्दी से क्लियर करना है। तुम लोग जब 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो भी है वो आपको बता दूँ। ठीक है, क्लियर है? पढ़ते पढ़ते मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ आप। मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। ठीक है, एक साथ इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मज़ा तो आएगा ही आपको। ठीक है बेटा, तापमान की इकाई हो गई हैं। अब हम लोगों को देखना है बेटा, एक क्रिया और रह गई थी, बाष्पीकरण। क्या हो गई थी बेटा? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। अब आई बात बेटा बाष्पीकरण की, इसे इंग्लिश में कहते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन। इसे क्या कहेंगे? किस प्रकार होता है बाष्पीकरण, समझे? तो बेटा, द्रव की ऊपरी सतह के अणु को उड़ जाना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। इस क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। इस क्रिया में क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। अब कहा सर कि कैसे? पानी हमने गर्म किया और ज़्यादा गर्म हो गया। कल मुझे जुकाम था तो मेरी मैडम मेरे लिए क्या लेके आई बेटा? पानी लेके आई। ठीक है, पानी लेके आई ना, तो कह रही कि ज़्यादा गर्म हो गया सर, थोड़ा सा वेट कीजिए ना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो रख के चली गई लोटे में। लोटे में तो बेटा क्या है? लोटे में क्या है? लोटा क्या था? सकरी तली का था। पानी ठंडा होने में बहुत समय लग गया। हमने कहा कि मैम आप ऐसा, चलिए बेटा, कल रात को लाइट चली गई इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया पूरी। चलिए आज इसको कंटिन्यू करेंगे सुबह से। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका? वाष्पीकरण। क्या है बेटा? वाष्पीकरण। या मैं आपको समझाना था, तो मैंने आपको डेफिनेशंस की बोल दी थी कि किसी द्रव की ऊपरी सतह का किसी द्रव की ऊपरी सतह के अणु का क्या हो जाना? उड़ जाना क्या कहलाता है बेटा? हमेशा उसको वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको वाष्पीकरण कहेंगे। किसी भी द्रव की ऊपरी सतह के अणु का उड़ जाना क्या कहलाएगा बेटा? वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई। इसका आपको उदाहरण भी दिया था हमने कि जैसे आप कह सकते हैं उसे वाष्पीकरण के हिसाब से, जैसे गर्मियों में। अब हम इसके क्या उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? अब वाष्पीकरण के हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में उदाहरण, मतलब इवोपरेशन की क्या देखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल देखेंगे अपने दैनिक जीवन में, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते रहते हैं। ठीक है सर, ये समझते हैं। पहला उदाहरण हम लोग देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में। सूती शर्ट होती है, सूती कपड़े होते हैं बेटा। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि वायु टकराती है और अंदर प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद जो पसीना आता है हमें, उसको क्या कर लेती है? वो उसको क्या कर देती है? वाष्पीकृत कर देती है, जिसके कारण ठंडक उत्पन्न होती है और हमें अधिक आरामदायक लगते हैं। तो बेटा सूती कपड़ों, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना क्या है उसका उदाहरण? गर्मियों में सूती कपड़ों का उपयोग, सूती कपड़ों का उपयोग। क्लियर बेटा? हाँ। अब दूसरी चीज़ इसमें हम एग्जांपल आपको बताएं, एक दूसरी चीज़ इसमें एग्जांपल बताएं हम आपको। दूसरी चीज़ बेटा क्या होती है कि आपने गर्मियों में जो पंखे की अपेक्षा कूलर अधिक ठंडे होते हैं,
क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि कूलर में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। जब पानी हम लोग बाल्टी से भर देते हैं, उसका कूलर चलाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है। किसके कारण लगती है? बाष्पीकरण के कारण, क्योंकि बाष्पीकरण की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? ठंडक उत्पन्न होती है। तो क्या कहेंगे आप कि गर्मियों में पंखे की अपेक्षा कूलर अधिक ठंडे होते हैं। पंखे की अपेक्षा कूलर अधिक ठंडे होते हैं। कूलर अधिक ठंडे होते हैं। अधिक ठंडे होते हैं। क्लियर बेटा? इतनी बात। चलो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं? घड़े में पानी भर कर रख देते हैं। तो घड़े की जो छोटे छोटे घड़े में छिद्र होते हैं, उससे पानी बाहर निकल जाता है, और छोटे छोटे छिद्रों से पानी बाहर निकलता है तो बाहर की वायु क्या कर लेती है? उसको बाष्पीकृत कर देती है, जिससे कि बाहर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है। यानी कि हमें स्टील के बर्तनों की अपेक्षा सबसे ठंडा पानी किसमें मिलना प्राप्त होता है? किसमें होता है बेटा? आपका घड़े में। किसमें? घड़े में। तो आप कहेंगे कि स्टील के बर्तनों की अपेक्षा स्टील के या किसी भी धातु के स्टील के बर्तनों की अपेक्षा घड़े का पानी अधिक ठंडा रहता है। क्लियर है इतनी बात बेटा? हाँ चलो कहते हो हाँ क्लियर है भैया। ठीक है, तो ये सभी कुछ उदाहरण थे। आपके दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। ठीक है, और आप आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो बाष्पीकरण और क्वथन में कुछ थोड़ा सा हम डिफरेंस बता दें तो बेटा क्वथनांक या क्वथन आप कह सकते हैं। क्वथन यानी बॉयलिंग होता है, यानी किसी चीज़ को उबालना। ठीक है, और बाष्पीकरण का क्या होता है कि द्रव की ऊपरी सतह का और उड़ जाना, ऊपरी सतह के अणुओं का लगातार उड़ जाना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझिए। पहले मैं क्वथन की पहले बोलूँगा, फिर मैं बाष्पीकरण की बोलूँगा। क्वथन की क्रिया तेज गति से होती है, यानी हम किसी चीज़ को उबालेंगे तो जल्दी से जल्दी वो किसमें बदलेगा बेटा? वाष्प में बदलने वाला है। ठीक है, और बाष्पीकरण की क्रिया में क्या होता है? धीरे धीरे, मतलब तीव्र गति से ना होकर धीमी गति से होती है क्रिया। ठीक है, इसकी जो आपकी आपकी क्वथन है, इस क्रिया में क्या होता है बेटा? इस क्रिया में क्या होता है कि जो पानी होता है या तो कोई भी द्रव होता है, उससे क्या होती है? गर्माहट उत्पन्न होती है। इसमें बाष्पीकरण में ठंडक उत्पन्न होती है। थोड़ी सी बात समझ में आई? हाँ कहना बिल्कुल। बहुत अंतर है सर। ठीक है, क्वथन में क्या होता है? बॉयलिंग, यानी यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है, यह केवल ऊपरी सतह पर होती है। बाष्पीकरण क्या होती है? ऊपरी सतह पर। और जबकि क्वथन क्या होती है क्रिया बेटा? पूरे द्रव में होती है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब मैं देखने वाले हैं बेटा एक चीज़ के बारे में, वो उसका नाम क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्या देखते वाले हैं बेटा? गुप्त ऊष्मा, यानी छुपी हुई ऊष्मा। क्या है बेटा? तो हमको देखना है अब कि गुप्त ऊष्मा। हेडिंग लगाइए बेटा जल्दी से, गुप्त ऊष्मा। ये वाला आपको क्लियर और कर दें हम, फिर इसके बाद हम अपने स्कूल जाएंगे, और आपके भी स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, तो आप भी अपने स्कूल जाना। ठीक है ना सर? अच्छी तरह से पढ़ाई करना। गुप्त ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट। अब बात आती है सर गुप्त ऊष्मा होती क्या है? तो उदाहरण से समझते हैं, किसी चीज़ को जल्दी समझ में आ जाता है सर। आपने देखा होगा जो चुस्की बनाने वाले भैया हैं, गोला बनाने वाले भैया हैं, जो गोला खाने जाते हैं हम लोग गर्मियों में, वो गोला बनाने वाले भैया हैं, तो वो क्या कहते हैं? जूट की बोरी में रखे रहते हैं बर्फ़ को। क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि वो पिघल ना जाए। अब पिघलेगी कैसे? कह रहे सर उसको तो वो गर्म ही नहीं कर रहा। तो बेटा क्या होता है, हमारे वातावरण में जो एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वातावरण से ले ली जाती है उसी को, या वातावरण में छिपी हुई ऊष्मा को ले ली जाती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा? वह द्रव या वह पदार्थ किसमें बदल जाता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए कैसे, तो ये समझते हैं। तो अब क्या लिखेंगे आप इसमें? लेटेंट हीट में क्या लिखेंगे कि हमारे वातावरण में छिपी हुई ऊष्मा, जिसके कारण स्थिर ताप पर कोई वस्तु या कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, वह आवश्यक ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लेना, इसको आप लिख लेना, मैं आपकी इसकी डेफिनेशन आपको उसमें दे दूंगा। ठीक है बेटा? तो क्या कहेंगे? आवश्यक ऊष्मा जो कि वातावरण से ले ली जाती है, वातावरण से ली हुई आवश्यक
ऊष्मा, बाष्पीकरण से ली हुई आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिससे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए ज़रूरी होती है। चलिए, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा के बेटा उदाहरण देख लें हम लोग। उदाहरण के लिए छोड़ो बेटा, इसमें पहले हम लोग देखने वाले हैं गुप्त ऊष्मा के प्रकारों के बारे में। तो बेटा 2 टाइप के प्रकार होते हैं। पहली होती है बेटा गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। और दूसरी होती है आपकी किसकी? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की या बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। डेफिनेशन क्या बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा की बेटा? तो बेटा क्या होता है, जो बर्फ़ होती है हमारी, बर्फ़ को क्या कहते हैं? बर्फ़ को उसके पिघलने से बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? जूट की बोरी में उसको रखते हैं, यानी कि गलने से बचाने के लिए, ठीक है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा का अर्थ क्या हुआ? गलने के लिए या द्रव में, बर्फ़ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो वातावरण से ले ली जाती है पदार्थ द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे बेटा? ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को बेटा हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो कि किससे ले ली जाती है? आपकी वातावरण से। इतनी बात क्लियर हुई? कहना हाँ सर हो गई, ठीक है। बर्फ एक ठोस है, पानी क्या हो गया? उसका द्रव हो गया। अब बात आती है बेटा कि इसके आप क्या देखने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, क्या होता है बेटा, जो बर्फ़ होती है प्रत्येक ग्राम बर्फ से 80 कैलोरी क्या निकलती है बेटा? 80 कैलोरी क्या निकलती है बेटा? प्रत्येक उससे क्या बोलते हैं उसको? प्रत्येक बर्फ से 80 कैलोरी प्रत्येक ग्राम बर्फ से 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि आप कह सकते हैं 1 ग्राम बर्फ में 80 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 80 कैलोरी क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है गलने के लिए। क्या होती है बेटा? 80 कैलोरी लेती है बेटा वो, ठीक है, किसको? पिघलने के लिए। तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी। कितनी बेटा? 80 कैलोरी। अब इसका एक बात और बता दें, लेटेंट हीट का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है Q बराबर M/L। जहाँ पर आपकी L होती है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, M होता है द्रव्यमान और Q होता है पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ़ को, 80 कैलोरी प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम बर्फ़ को अगर बदलना है किसमें? पानी में, तो बेटा वो किसमें क्या होगा कि 80 कैलोरी ऊर्जा क्या करेगी? 80 कैलोरी ऊर्जा की उसको आवश्यकता पड़ेगी। 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ़ की क्या है? बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, जिसकी उसे ज़रूरत है। क्लियर है बेटा? हाँ। अब बाष्पन की गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं। तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा किस तरह होती है बेटा? समझो, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी 1 ग्राम भाप को, बाष्पन यानी भाप ही है ना, तो 1 ग्राम भाप को क्या करते हैं? 1 ग्राम भाप को पानी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? 536 कैलोरी ऊष्मा मुक्त करनी पड़ती है, तो वह किसमें बदलती है? बेटा? वो बदलती है आपकी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा में। तो 1 किलोग्राम आपका कह सकते हैं कि 1 ग्राम भाप को बदलने के लिए, 1 ग्राम भाप को पानी बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा मुक्त करनी पड़ती है। यानी बेटा आप समझिए कि आप देखते होंगे कि सर गर्म पानी से आप चिक जाओ एक बार, यानी कि गर्म पानी से आप लोग क्या करो? जल जाओ एक बार, और भाप से जल जाना। सबसे ज़्यादा जलन किसमें उत्पन्न होगी? तो बेटा सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न होगी किसमें? भाप से जलने पर। क्यों? तो बेटा क्या होता है, जल का तापमान कितना होता है? अधिकतम जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वह भाप में बदल जाएगा। लेकिन जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है बेटा, वो कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम बर्फ क्या करेगी? 536 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करेगी, 536 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करेगी। तो समझ जाओ बेटा इससे कि जो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत खचरी है, वो आपकी 536 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ से, प्रति ग्राम भाप से पानी में बदलने के लिए ऊष्मा मुक्त करती है, जिससे कि हमें क्या होता है? भाप से जलने पर अधिक जलन महसूस होती है। चलिए
अब इसके उदाहरण की बात कर लें तो बेटा एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो बेटा दैनिक जीवन में उदाहरण देखें इसके। पहला उदाहरण क्या कहता है कि बेटा, पहला उदाहरण क्या कहता है, जूट की बोरी में हम लोग बर्फ़ को क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं बेटा जूट की बोरी में, क्योंकि जूट की बोरी में क्या होता है, जूट की बोरी में, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, सुनो, बर्फ को गलने से बचाने के लिए, गलने से बचाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग, के लिए जूट की बोरी का प्रयोग, बोरी का प्रयोग, ठीक। चलो दूसरा उपयोग इसका हुआ देखें। तो दूसरा हम बता दें आपको इसके उदाहरण। तो बेटा दूसरा उदाहरण क्या है कि भाप से जलने पर, जल की अपेक्षा भाप से जलने पर, या आप कहेंगे गर्म जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन महसूस होती है। गर्म जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन का महसूस होना, अधिक जलन का महसूस होना, ठीक है बेटा, अधिक जलन का महसूस होना। तो बेटा इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सभी क्लियर या कवर कर ली हैं। अब इसमें चैप्टर में आपका जो भी नोट्स के हिसाब से आपको पूरी क्लियर मैंने करा चुका है, सब कुछ चीज़ें करा चुकी हैं, ठीक है। तो अब बेटा आपको इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप कहना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मैं आपके मुँह पर थप्पड़ मारूँगा, ठीक है, क्योंकि बेटा इससे अलावा कहीं नहीं आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो आराम से इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, इतना ही आपके लिए काफ़ी है फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के लिए बिल्कुल क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, चलिए। तो बेटा अब इतनी बातें आपको सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्लास में बेहतरीन तरीके से जुड़े रहे। और मैं इस वीडियो के एंड में यही कहना चाहता हूँ कि बेटा अपनी तैयारी को इतना बेहतर बना दीजिए, इतना बेहतर बना दीजिए कि किसी को कि बेहतर बना दीजिए कि जो व्यक्ति हैं वो कहते थे ना कि क्या हुआ, कितना आया, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो पढ़ नहीं पाओगे। मैं हूँ बेटा आपके साथ, ठीक है। जो समझ में ना आए वो कमेंट करो मेरे को, मैं जल्द आपका आंसर दूंगा। आप कह सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप रात को भी 12 बजे आप कॉल कर देंगे तो देव सर आपके सामने खड़ा है, आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा इसी जंग में, इसी 9 से 12 तक की किसी भी क्लास में आप सभी के लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम चंद शब्दों के साथ विदा लेते हैं और फिर से मिलते हैं नए चैप्टर से नए अंदाज के साथ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद बेटा, जय भारत। चलिए।